नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकट और मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड की फिर एक बार चर्चा हो रही है। लेकिन क्या आपको मालूम है, इस देश में एक राज्य ऐसा भी है जहां पिछले 60 सालों से यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। उस राज्य का नाम क्या है, ये आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि यूसीसी समान नागरिक संहिता अगर लागू हुई तो इसका ज्यादा विरोध कौन करेगा? मुस्लिम वर्ग करेगा या फिर हिंदू वर्ग करेगा, या फिर यूं कहा जाए कि गैर मुस्लिम वर्ग ज्यादा इसका विरोध करेगा? स्वाभाविक है कि झंडा हिंदुओं के हाथ में होगा। आप कहेंगे कि ये कैसा सवाल है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम लेते ही मुस्लिम नेताओं में खलबली मच जाती है। वो जोर शोर से बयान देने शुरू कर देते हैं, यानी नुकसान तो उनको ज्यादा होने वाला है। लेकिन कहानी क्या है, इस पे बात आगे करेंगे। लेकिन पहले आसान शब्दों में समझ लेते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। यानी देश भर में एक कानून हो शादी को लेकर, तलाक को लेकर, पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर, उत्तराधिकारी को लेकर और गोद लेने को लेकर। अभी सब धर्मों के अलग अलग कानून हैं। धर्मों में भी सब धर्मों के अलग अलग, कहीं जातियों, कहीं कहीं जनजातियों के लिए स्पेशल कानून है, कहीं जातियों के लिए अलग अलग कानून है। तो एक जैसी सब चीजें हो जाए। अब आपको पता होना चाहिए कि गोवा में ये लागू है। दरअसल गोवा में पुर्तगालियों का शासक 1960-1961 तक रहा था और पुर्तगाल समेत पूरे यूरोप में यूनिफॉर्म सिविल कोड आप जानते हैं लागू है। तो जब हिंदुस्तान ने गोवा को आज़ाद कराया पुर्तगाल के चंगुल से, तो फिर माना गया कि पुर्तगाल जो कुछ वहां लागू कर रहा था उसको हूबहू वैसे का वैसा लागू करने दिया जाए, वैसा का वैसे रहना दिया जाए। तो गोवा के अंदर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया गया। इसके तहत गोवा में जितने नागरिक हैं उनको शादी का एक कानून है, तलाक का एक कानून है, उत्तराधिकारी चयन करने का एक ही कानून है, पैतृक संपत्ति के बंटवारे का एक ही कानून है और गोद लेने का एक ही कानून है। होता यह है कि इसमें संपत्ति का बंटवारा होगा तो इसमें लड़की और लड़के, भाई और बहन में कोई फर्क नहीं किया जाएगा, दोनों में समान रूप से संपत्ति का वितरण होगा। उत्तराधिकार के अंदर ऐसा नहीं है कि बड़े भाई को उत्तराधिकारी बनाया जाए और उसके हिस्से में ज्यादा संपत्ति आ जाए या दूसरों के हिस्से में संपत्ति आए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया तो इससे कुछ परेशानी हिंदुओं को भी हो सकती है, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट खत्म हो जाएगा। अभी हिंदू मैरिज एक्ट अलग से है। हिंदू उत्तराधिकार कानून खत्म हो जाएगा। अभी हिंदू उत्तराधिकार कानून अलग से है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट खत्म हो जाएगा। अविभाजित परिवार कानून जो है वो खत्म हो जाएगा। इसके अलावा ईसाई मैरिज एक्ट, भारतीय ईसाई मैरिज एक्ट, ये खत्म हो जाएगा। भारतीय पारसी मैरिज एक्ट ये खत्म हो जाएगा। सिखों को लेकर भी कुछ एक्ट हैं, उनमें भी बदलाव करने पड़ेंगे। जैन धर्म को लेकर एक्ट हैं, उसमें बदलाव करने पड़ेंगे। बहुत सी जातियां हैं, जनजातियां हैं, पूर्वोत्तर भारत की हैं, इसमें हिमाचल प्रदेश की हैं, उत्तराखंड की हैं, दुर्गम इलाके की है, जहाँ संविधान के तहत, वो भी नवी अनुसूची के तहत, जिसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, बहुत सी रियायतें दी गई हैं। वहाँ की जो आदिवासियों की लोक परंपराएं रही हैं, ट्रेडिशन रहा है, उसको मान्यता दी गई है। वहाँ शादियाँ अलग ढंग से होती हैं, तलाक अलग ढंग से होते हैं। शादियों के लिए कहीं स्वयंवर भी रचा दिया जाता है, कहीं घोटुल, आप जानते हैं आदिवासियों में ये भी परंपरा रही है। तो बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हैं और उनको संविधान ने ये अधिकार दिया है। कई पूर्वोत्तर राज्यों का भारत के अंदर विलय इसी शर्त पे हुआ था कि वो अपनी इस परंपरा को, अपनी रूढ़ियों को, अपनी इस परंपराओं का पालन करेंगे और उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होने देंगे। तो ऐसे में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो संविधान में बहुत भारी संशोधन करना पड़ेगा, एक एक धारा को बदलना पड़ेगा। जो इनसे जुड़ी हुई धाराएं हैं उनमें बदलाव होगा और ये सारा काम आसान नहीं होगा। दूसरी बात है कि हिंदू मैरिज एक्ट खत्म होगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट खत्म होगा, हिंदू उत्तराधिकार कानून खत्म होगा। तो बहुत से ऐसे हिंदू संगठन हैं, धार्मिक संगठन हैं, जिनको ये रास नहीं आएगा, जो इसका अपने अपनी राजनीति करने में, अपने अपने दूसरे तरीकों में इसका फायदा उठाते रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ की जहाँ तक बात है वो संहिताबद्ध नहीं है।
वो शरीयत के तहत आता है तो उसको लेकर अलग प्रावधान होंगे। तो ऐसे में क्या बहुत आसानी से यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को लागू किया जा सकता है? इतनी ही आसानी से सिविल कोड को लागू किया जा सकता था, तो पंडित नेहरू के समय हो जाता। तब हिंदू कोड बिल आया था, तब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हिंदू कोड बिल के साथ-साथ यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को भी लागू कर देना चाहिए। लेकिन पंडित नेहरू ने कहा था कि हिंदू कोड बिल का इतने भारी संख्या में बड़े-बड़े हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं, जिसमें संपत्ति का बँटवारा किया गया था और जिसमें महिलाओं को उनके अधिकार पहली बार दिए गए थे, बहुत सारे अधिकार जो महिलाओं को मिले हुए नहीं थे, जिसका आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदू संगठन ही विरोध कर रहे थे। तो पंडित नेहरू का कहना था कि चरणबद्ध तरीके से चलते हैं, पहले हिंदू कोड बिल ले आते हैं, फिर यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड भी ले आएँगे, लेकिन वो लाने की नौबत नहीं आई। उससे पहले ही पंडित नेहरू का स्वर्गवास हो गया और उसके बाद स्थितियाँ लटकती चली गई। शाहबानो के समय 1985 में ज़रूर एक बार फिर यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को ज़ोर-शोर से लागू करने की बात थी, वो भी फिर ठंडे बस्ते में मामला चला गया था। अब भी बहुत सारे जानकारों का कहना है कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लागू कीजिए, लेकिन पहले उसका प्रस्ताव तो लाइए। नेशनल लॉ कमीशन के सामने ये मामला शायद विचाराधीन है और वो लोगों से राय भी माँगता रहता है, लेकिन सरकार पहले प्रस्ताव के रूप में तो लाए। मेरी बहुत सी मुसलमान नेताओं से बात होती है, हिंदू नेताओं से बात होती है, जिसमें मुस्लिम नेता कहते हैं हमें क्या एतराज़ है यूजीसी से, लेकिन एक बार आप बिल तो लाइए, प्रस्ताव तो लाइए, लिखित में तो दीजिए, ब्लैक एंड व्हाइट में तो दीजिए, उसको हम देखेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। इसी तरह बहुत से हिंदू संगठन भी ये कहते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट खत्म हो जाएगा, हिंदू उत्तराधिकार कानून खत्म हो जाएगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट खत्म हो जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें समाज के अंदर आएँगी और वो नए सिरे से मंथन करना पड़ेगा, तो वो भी कुछ ना कुछ हिचक रहे हैं। ऐसे में कुछ जानकारों का कहना है कि एक साथ पूरे देश में यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लागू करने की ज़रूरत नहीं है, समान नागरिक संहिता लागू करने की ज़रूरत नहीं है, इसको 4 चरणों में लागू किया जा सकता है। पहला कह रहे हैं कि पूरे देश भर में शादियाँ एक ढंग से हो, एक कानून के तहत हो, उसे लागू कीजिए। दूसरे चरण में तलाक पूरे देश भर में एक ही नियम कायदे कानून से हो, चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी उपजाति, जाति या जनजाति में हो, एक उसका कानून हो, वो लागू कीजिए। तीसरे में जो उत्तराधिकार कानून है, वो पूरे देश भर में एक हो, इसे तीसरे चरण में लागू कीजिए। चौथे चरण में पैतृक संपत्ति का बँटवारा कैसे किया जाए, सभी धर्मों में एक समान, एक ही तरीके से उसे लागू कीजिए और गोद लेने का भी उसी के साथ-साथ उसमें शामिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, जानकार कह रहे हैं कि धीरे चलिए, आराम से चलिए और 4 चरणों में यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को लागू करने की कोशिश कीजिए। एक ही चरण में, एक ही झटके में लागू करेंगे तो उससे बहुत मुश्किलें आ सकती हैं। हिंदू नाराज़ हो सकते हैं, ईसाई नाराज़ हो सकते हैं, पारसी नाराज़ हो सकते हैं, सिख नाराज़ हो सकते हैं, जैन नाराज़ हो सकते हैं, मुसलमान नाराज़ हो सकते हैं, जातियाँ नाराज़ हो सकती हैं, जनजातियाँ नाराज़ हो सकती हैं। तो कई जगह जैसे हमारे यहाँ पॉलीगामी, आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश की कुछ जातियाँ हैं जहाँ पे बहुविवाह प्रथा को इजाज़त दी गई है, वो सब भी बंद हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है, इतना आसान इश्यू नहीं है। हाँ, इस पर राजनीति करना आसान है, बयानबाजी करना आसान है, ध्रुवीकरण करना आसान है, ध्रुवीकरण करके वोट बटोरने की कोशिश करना आसान है और फ़ेसबुक और सोशल मीडिया के दूसरे माध्यम से इसके बारे में भ्रांतियाँ फैलाना, गलत सूचनाएँ फैलाना, आधी-अधूरी सूचनाएँ फैलाना, ये काम भी बहुत आसान है। चलिए, शुक्रिया आप सबका, बहुत-बहुत शुक्रिया।